सीटों पर इंडिया आगे बढ़त बनाए हुए हैं और महज 2 सीटें इस वक्त यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। और देखिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी ने बंपर जीत दर्ज की है। आपके उम्मीदवार मोहिंदर भगत 37,000 वोटों से जीत गए हैं। पहली ये जीत इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। पंजाब के जालंधर वेस्ट से 37,000 वोटों से मोहिंदर भगत, आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने यह जीत दर्ज की है, बंपर जीत 37,000 वोटों से। हालांकि मैदान में आम आदमी पार्टी के साथ साथ यहां कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, लेकिन जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो वहीं जो सीट है ये कांग्रेस के खाते में गई थी और इस बीच ये जीत आम आदमी पार्टी के खाते में जाना कई मायने। चुनाव के दौरान लोगों ने कई सारे मुद्दे उठाए, तो क्या लगता है कि अब जीत दर्ज हुई है तो लोगों के उन सभी मुद्दों को आप लोग हल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम तो पहले भी कर रहे थे, हम तो पहले से ही, जिस दिन से मान साहब ने अपना पद संभाला है उस समय से ही हम तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा विधायक था उसने गड़बड़ की, वो लोगों के साथ नहीं खड़ा, लोगों को छोड़ दिया, पार्टी को छोड़ दिया, तो लोगों ने उसको छोड़ दिया। महज 1 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ और जालंधर सीट पर कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की और आज कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पर रही। तो क्या लगता है कि जो मोह है वो कम हुआ है या फिर लोकसभा और विधानसभा में फर्क जो है साफ तौर पर? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फर्क होता है। ये जो पंजाब की चोन हुई है ये वेस्ट की, ये पंजाब की सरकार का जो कारगुजारी रही है उस पर हुई है। वो जो चुनाव होता है ना लोकसभा का, वो एक और किसी और सेंट्रल लेवल पर क्या चल रहा है, कैसे होता है, वो ऐसे चुनाव होता है। पंजाब में जो विधानसभा का चुनाव होता है ना, वो लोग डेवलपमेंट पे, वो जो हमारे रीजनल जो मुद्दे होते हैं उस पे लोग वोट करते हैं और रीजनल मुद्दों को सुलझाने के लिए वोट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हरभजन ईटियो थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जीत हुई है वो आम आदमी पार्टी के पिछले 2.5 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, जो काम किया है लोगों के लिए, उस वजह से जालंधर वेस्ट की जनता ने आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत जो है वो दी है। कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। तो बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी के इस उपचुनाव में जीत कई मायने रखती है। जिस तरह से लोकसभा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा, 13 में से सिर्फ 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, तो उस निराशाजनक प्रदर्शन की भरपाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख करें। हिमाचल उपचुनाव में भी ये देखिए उलटफेर हुआ। कांग्रेस जो अब तक 3 सीटों पर आगे चल रही थी, अब उनमें से 1 सीट यानी हमीरपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी 1545 वोटों से बढ़त बनाए हुए। वहीं देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी 7,860 वोटों से, तो करीब करीब इनकी जीत तय दिख रही है। सीएम सुक्खू की प्रतिष्ठा जिस तरह से दांव पर थी, उनकी पत्नी खुद चुनावी मैदान में थी और इस वक्त बढ़त अच्छे खासे वोटों से और करीब करीब जीत इनकी तय मानी जा रही है। वहीं हमीरपुर सीट से बीजेपी यहां पर आगे अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मार्जिन अभी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये यहां पर अगर कांग्रेस से आगे 2 सीटों पर अगर कांग्रेस है और 1 सीट यानी हमीरपुर, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, मोहाली से आप देखें विशाल इंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, विपिन श्रीवास्तव आपको नजर आ रहे हैं, भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं अमित पांडे आप देख रहे हैं क्योंकि जालंधर वेस्ट सीट से यहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। मनोज पांडे आपको नजर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही राजनीतिक मेहमान विजय जी आपको नजर आ रहे हैं, अबू शर्मा जी आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले विशाल आपके पास आ रही हूं, अब यहां का समीकरण कुछ बदलता दिख रहा है, रुझानों में कुछ बदलाव आगे हो सकता है या नहीं? क्योंकि सीएम सुक्खू की पत्नी तो करीब करीब जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, कमलेश ठाकुर जो पहले हारती हुई दिखाई दे रही थी, अब जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यही कारण है कि 7,860 वोटों के अंतर से वो अभी भी लीड बनाए हुए हैं और लगभग तय मानी जा सकती है कि जो उनकी लीड बनी हुई है और उसके लिए जश्न की तैयारियां वहां पर देहरा में भी शुरू हो चुकी हैं, शिमला में भी हो चुकी हैं और जो मुख्यमंत्री कैंप है वो जश्न की तैयारी में भी जुट चुका है। और यही कारण है कि चाहे वो नालागढ़ हो, नालागढ़ से भी हरदीप बाबा 4,000 वोटों से अपनी लीड बनाए हुए हैं, तो वहीं पर हमीरपुर से आशीष शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो 1,500
के करीब जो वोटें हैं उनकी लीड बनाए हुए हैं। बेशक हमीरपुर में मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ से अनुराग ठाकुर सांसद भी हैं। और यही कारण है कि चाहे वो अनुराग ठाकुर हों या फिर जयराम ठाकुर हों, दोनों की नाक का सवाल बना हुआ था, क्योंकि बने रहेगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर अबू शर्मा आपके पास आ रही हूँ। भाई, पहली जीत इंडिया गठबंधन के खाते। हालांकि बीजेपी वाले कहते रहेंगे कि भाई इंडिया की नहीं जीत है, ये तो आम आदमी पार्टी जीती है, जहां पर अलग अलग थे मैदान में। नहीं, बीजेपी क्या कह रहा है उसके ऊपर तो देश नहीं चलता है ना। बीजेपी तो ये भी कहा था 400 पार होगा मोदी जी का नेतृत्व में। देश क्या 400 पार की तरफ चला क्या? देखिए, भारतीय राजनीति में पिछले 10 सालों में मोदी जी का नाकामी के बाद बीजेपी का कोई प्रासंगिकता नहीं है अभी। ये मतलब है वो सत्ता में, ये एक ऐसा सत्ता है जिसका किडनी आंध्र प्रदेश में है सत्ता का, लीवर पड़ा है बिहार में और ब्रेन उसका नागपुर में है। चलिए, ब्रेन तो पिछले 10 साल से नागपुर में ही थे, अभी भी नागपुर में ही है, लेकिन उनको देश प्रधानमंत्री बनाया था, इस सत्ता को देश बनाया था पूरा देश को लेके चलने के लिए। लेकिन हमीरपुर में आगे बढ़ गई है बीजेपी। गढ़ बीजेपी का है, हमीरपुर सीट जाती नजर आ रही है क्या? देखिए, मैं वापस आ रही हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार ये दोनों ही सीटें बीएसपी के खाते में थी। बद्रीनाथ में 1600 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मंगलौर से भी अच्छी खासी बढ़त है, 4800 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। तो बढ़त उत्तराखंड में भी कांग्रेस बनाए हुए हैं। विजय शर्मा, उत्तराखंड में भी दलित वोट चला गया क्या कांग्रेस के खाते में? अनम्यूट कीजिए विजय जी। देखिए, अबू शर्मा जी को मैं बताना चाहता हूं, ये तीसरे नंबर पर आगे जालंधर में है और उसका इनको दुख नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए आमने सामने लड़ रहे हैं और जीत की खुशी मना रहे हैं। विचित्र आदमी है। देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दे दिया, स्पष्ट बहुमत दे दिया, 300 के आसपास सीटें दे दी एनडीए की, लेकिन फिर ये चुनावी मोर्चे से बाहर नहीं आ रहे। कांग्रेस के तीसरे नंबर पर पहुंचने की हो रही है, लेकिन इस सीट पर आप कहीं नहीं, वो आप उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे। हमें खुशी इस बात की हो रही है, पंजाब में हम जो मुख्य विपक्षी दल बनकर आ रहे हैं, लोकसभा में जिस तरह से हमारा वोट बैंक बढ़ा है, हमें उसका है। और आप देखिए, जितनी भी ये सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, इनमें ज्यादातर इनकी पार्टियों की सरकारें रही हैं और ये कोई भी विधानसभा का ऐसा इलेक्शन नहीं है जिससे कि चीफ मिनिस्टर या सरकार बदलने का हो। ये उपचुनाव है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सीटों के उपचुनाव है। तो आपने अभी सुना होगा, आम आदमी पार्टी का एक वर्कर बोल रहा था कि ये स्थानीय मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़े गए हैं, जहां भी जैसे भी है, तो इसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जाए। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, अगर मध्य प्रदेश की एक सीट भी आपके हाथ से चली जाती है, जिसमें हाल ही में आपने अभी लोकसभा में जीत दर्ज की, उसी संसदीय क्षेत्र की। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, जो भी उपचुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों के ऊपर होते हैं, क्योंकि वो सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं होते। क्यों यूपी उपचुनाव में 16 मंत्री मैदान में उतार दिए? अरे भाई, हमारा तो असर नहीं पड़ता तो भाई हमारा मैं देखिए, आप दो बातों को एक तरफ जोड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ये सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए, लेकिन हम जो भी इलेक्शन लड़ते हैं मजबूती के साथ लड़ते हैं। चाहे हम पार्षद का भी इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें भी हम मजबूती के साथ लड़ते हैं। आपने देखा होगा हैदराबाद में हमारे अमित शाह जी गए थे, वहां जो भी पार्षद के इलेक्शन, इसी का नतीजा दल के बिना आप कुछ नहीं रहे। फिर ये मान लीजिए, नहीं, अब अकाली दल के बगैर हमारा वोट बैंक देखिए कितना बढ़ गया लोकसभा में। हमारा कौन सा गठजोड़ था अकाली दल के साथ? वही तो हम बता रहे हैं। हम वहां बैसाखी पे थे, हमने बैसाखी छोड़ दिया, आज हम कितना वोट बैंक आप हो गया हमारा। उड़ीसा में हमने सरकार बना ली। हम पहले बीजू जनता दल के साथ होते थे, नवीन पटनायक जी के साथ, फिर हमने उनको छोड़ दिया और किस तरह से हम वहां सरकार में आगे पहली बार आए हम। तो आप देखिए ना, तेलंगाना में कितनी सीटें बढ़ गई हमारी। तो ये चुनावी मोड से बाहर आए, इंडी गठबंधन बिखर चुका है, सिरफटोवल इनका हो रहा है। ममता बनर्जी चुनाव से ही कह रही है, उनको भी ये मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कह रहे हैं और उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक मिनट शर्मा जी आपने बोल लिया ना। मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से चुनाव ही लड़ रहे हैं देश का हित में। तो बेरोजगार का स्थिति ऐसा नहीं होता।
तो ये तो चुनाव ही लड़ता है, चुनाव छोड़ के कुछ नहीं जानता है। जनता से ले लो तो कुछ मत, ये एक वन सिंगल पॉइंट एजेंडा है। और जहां बात रही वो बोला अभी लोकल मुद्दा है और ये छोटा चुनाव है ऐसे बोल रहा है। तो देश का गृह मंत्री का काम क्या है? देश का गृह मंत्री कहीं हैदराबाद में जाके चुनाव प्रचार करते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे, लेकिन देश के बारे में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में डेली पैसेंजरी करते थे विधानसभा चुनाव के टाइम पे। तो देश का जो महत्वपूर्ण काम है वो काम कब होगा, कब करेंगे आप? अगर दिन भर चुनाव और कहीं हम जीत भी गए, चाहे मध्य प्रदेश हो उसको तोड़ देते हो, कहीं कर्नाटक हम जनता हमको जिताया उसको तोड़ देते हो, वो भी काम में लगे रहते हो आप लोग। तो ये सबक है, ये 240 जो आपको मिला 400 का सपना में, ये देश ने आपको सबक सिखाया, अभी भी सुधर जाओ। तो जो बात मैं कह रहा था, इसका लीवर पड़ा है आंध्र प्रदेश में, किडनी पड़ा है बिहार में और ब्रेन पड़ा है आपका नागपुर में। पिछले 10 साल से नागपुर में ही था, इससे बाहर निकलो। लेकिन जालंधर वेस्ट सीट पर आप तीसरे नंबर पर पहुंच गए। अबू शर्मा, कैसे एकदम ये समीकरण बदले? लोकसभा में वही संसदीय सीट आप जीत जाते हैं और उपचुनाव में तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। सवाल तो सही उठा रहे हैं विजय जी। पूजा जी 10 सेकंड का मेरा मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। देखिए चुनावी हार जीत पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, किस तरह से ईडी को, सीबीआई को, मीडिया को, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट को चुनावी फायदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देश को पता चल चुका है। अब जो हो गया। अब 24 के नतीजा आने के बाद से आधा हिंदुस्तान मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ जनमत दिया और बाकी हिंदुस्तान को राहुल जी का नेतृत्व में सदन में विपक्ष का नेता जब कह रहे थे मोदी जी के पास उनका एक भी जवाब नहीं था। बोले विजय शर्मा की जोड़ तोड़ का जवाब जनता दे रही है क्या? मध्य प्रदेश में आप देखिए, हिमाचल में भी आप देखिए। अबू शर्मा जी ने दोबारा रिपीट की है बातें हैं जो बिहार की और वहां की बातें की हैं। आपको पता होना चाहिए कि 25 साल से नीतीश कुमार जी हमारे नेचुरल आई हैं। आप चंद्रबाबू नायडू को देखेंगे, वो भी हमारे नेचुरल आई है। ऐसी बात मत कीजिए आप। दूसरी मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, तानाशाही और आपने किस तरह की ये बातें की है आप मुझे बताइए। मैं आपके साथ तथ्य के आधार पर कहता हूँ, आर्टिकल जो अधिनियम 21 है उसको किस तरह से आपने कुचलने का काम किया। आप आर्टिकल 19 देखिए, 18 देखिए, आर्टिकल 359 देखिए। आप हमारा बताइए हमने किस आर्टिकल का उल्लंघन किया है? हमने संविधान बचाने का, मजबूत करने का काम किया है। आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए, बताइए कौन सा तर्क कुछ भी दीजिए। 13 में से 5 सीटें अब तक एनडीए गठबंधन के खाते में रही, वो अब खाता 2 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है भाई, नहीं खुल पा रहा। क्या मैसेज आएगा जनता में? मैं कहता हूं देखिए मैसेज आप मुझे बताइए कि ये जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट के बाद में हम देखेंगे कहां कमी रही। लेकिन अभी तो फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया, उससे पहले आप मेरे से क्या इसमें वो मांगेंगे? अभी हमें ये नहीं पता हमारी कितनी वोट है, कितने पीछे से हैं, कितनी अभी वोट पड़ी हुई है, बची हुई है। तो मैं तो फाइनल अगर कमेंट आप मेरे से लेना चाहते हो तो रिजल्ट आएंगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। भाई उत्तराखंड में तो कहीं मुकाबला नहीं था ना, बीएसपी के खाते में थी कुछ सीटों में हम आगे पीछे हो रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस ने बढ़त बना ली। जाते हैं आप सरकार तो राज्य में सरकार तो आपकी है ना। रुकिए, वर्क एजुकेशन बाकी है, वर्क एजुकेशन में कितना मार्क्स मिल जाएगा आपको? ठीक है, एग्जाम में फेल कर चुके हैं, वर्क एजुकेशन बाकी है, क्या उसमें कितना मार्क्स मिल जाएगा आपको? मैं अबू शर्मा जी की बात सुन नहीं क्या हुआ? अभी आप कुछ देर पहले तर्क दे रहे थे ना भाई, होता समीकरण यही बैठता है, राज्य में जिस पार्टी की सरकार तो उपचुनाव के नतीजे उसके हक में जाते हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ? ज्यादातर ट्रेंड ऐसा ही रहता है, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जहां सरकार राज्य सरकार होती है ज्यादातर उपचुनाव में वही पार्टी जीतती है। तो हमारे लिए जो मैंने बताया था पहले भी, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, मैंगलोर सीट हम आज तक कभी नहीं जीते, सरकार में रहे तब भी, विपक्ष में रहे तब भी। हमारे लिए जो ये बद्रीनाथ वाली सीट है, अगर मैं कह रहा हूँ अगर वहां किसी तरह की कोई कमी बेसी रहती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। बाकी तो पश्चिम बंगाल में तो तीनों सीटें आपके गढ़ वाली है ना। आपने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल में क्या हुआ फिर? पश्चिम बंगाल में कैसे घरों में वहां कैसे बहका माहौल है, आपने देखा नहीं है? वहां पे वहां कोई सुरक्षित ही नहीं है। वहां किस तरह से इनके वीडियो आ रहे हैं, एक औरत को कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की वहां हद है, रामनवमी ये मनाने नहीं देते हैं, वोट गिरने ये नहीं डालने देते हैं। अगर कोई वोट डाल के आता है सेंट्रल फोर्सेज के साये में
तो उनके घरों में आग लगा देते हैं। कोई आसाम में शरण लेता है, फिर उसके बाद में कैसे सरेआम उनको पीटा जाता है, एक औरत को 250-250 लोगों में। तो आप देख रहे हो वहां इंटरवीन करना पड़ता है, हाईकोर्ट के आदेश पर वहां इंक्वायरी होती है। तो भैया वहां कहाँ है? देश में 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पुनर्मतदान हुआ, मैं दोबारा से कह रहा हूं, उनमें से एक वेस्ट बंगाल है। तो ममता दीदी जो है, असलियत में आप कहो अभी शर्मा जी, ये चश्मा हटाओ तो लोकतंत्र वहां खतरे में है। बोलिए अबू शर्मा। कुचलने का काम कर रही है। नहीं, लोकतंत्र वहां खतरे में नहीं था त्याग, जहां एक केंद्रीय मंत्री का बेटा कार से कुचल दिया था, वहां खतरे में नहीं था क्या? उस टाइम में शर्मा जी का आवाज बुलंद था क्या? मणिपुर में संविधान ने काम किया ना, वो जेल में है ना, वो जेल में रहे ना, वो ट्रायल पेश कर रहे हैं ना। ये संविधान है, ये संविधान नहीं है कि पुलिस पीछे होती है जैसे वीआईपी के सामने। रुकिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले मैं दर्शकों को वो बता दूं, बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है। देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। बिहार के रुपौली में जेडीयू कलंदर प्रसाद, तो देखिए यहां पर लगातार हम आपको अपडेट्स भी दिखा रहे हैं। बिहार में लगातार हम देख रहे हैं कि जेडीयू उम्मीदवार लगातार आगे बने हुए हैं। बीमा भारती यहां पर तीसरे नंबर पर। बिहार में ये हार बहुत कुछ कहेगी अबू शर्मा। अगर जीत को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो हार की तरफ जिस तरह से आपका महागठबंधन माए समीकरण से बाप समीकरण पर आ गए, लेकिन इस बार तो वो ध्वस्त होता दिखा उपचुनाव में। नहीं मैडम, अभी हार जीत का बात नहीं है। इस देश का जनमत जो 24 में आया, उसके बाद से लोगों के मन में ये क्लियर हो गया था। तो बड़ी खबर देखिए, इस बीच बिहार के रुपौली में बड़ा खेला यहां होता नजर आ रहा है। बिहार के रुपौली से निर्दलीय शंकर सिंह सिर्फ 500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आरजेडी की बीमा भारती अभी भी तीसरे नंबर पर ही है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर जो निर्दलीय विधायक, जो निर्दलीय खड़े हुए हैं शंकर सिंह, वो महज 500 वोटों से, और बीमा भारती 15,000 वोटों से पीछे चल रही है। अबू शर्मा क्या बोलेंगे? निर्दलीय का फासला भी, इस पर मैं जरूर रिएक्शन लेना चाहूंगी। यहां बीजेपी से विजय शर्मा, जरा आप बताइए, 500 वोटों का फासला रह गया निर्दलीय का भी, यानी जेडीयू का भी जादू उतना नहीं चल पा रहा है। हालांकि रुझान ही है, अभी रुझान ही है। देखिए रुझान भी है और अभी तो हम आगे हैं। वोट की कीमत एक की भी बहुत होती है, और अभी कितने, मैं वही बताऊंगा, मेरे पास आंकड़े नहीं है कितनी वोटें अभी बाकी बचती हैं, और पॉकेट्स का भी कुछ असर होता है। हाँ। अलग अलग पॉकेट्स का होता है, लेकिन हमने देखा है कि शुरू से, जब से वहां इलेक्शन की गिनती शुरू हुई है, वहां पर जेडीयू आगे है। हमारी जो सहयोगी पार्टी है वो एक बार भी पीछे नहीं हुए, और बीमा भारती लगातार तीसरे नंबर पे है, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस कैंडिडेट, उसका फासला कम होता जा रहा है। विजय शर्मा देखिए वहां पे तो चौंकाया वहां की जनता ने। पप्पू यादव जी भी जीते हैं, निर्दलीय जो थे वहां पे। वहां की जनता ने तो, आपने देखा ही है आरजेडी को कैसे वहां तीसरे नंबर पे दौड़ाया था, इनको पीछे किया है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वो निश्चित तौर पे हम सीट जीतेंगे। अबू शर्मा लोकसभा में क्या बात है, समीकरण काम नहीं कर पा रहा? नहीं, शर्मा जी ने अभी बोला जो नीतीश कुमार जी उनका सहयोगी है, तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, जो नीतीश कुमार किसी का सहयोगी नहीं होता है, वो सामूहिक सहयोगी होता है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। तो ये हमेशा उनको सहयोगी मत बोलिए, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाएगा, वो बिहार के जनता को मालूम है। और आपका अमित शाह जी ने कहा था बिहार के जनता को, जो मैं इनके साथ तो कभी भी बाधिता तो बीमा भारती की भी नहीं चली ना अबू जी? नहीं, वो हम क्या बोल रहे हैं, सुबह से इंडिया गठबंधन इतना सीट जीत रहा है। मैं मैडम शुरुआत में ही आपको कहा, हमको इसमें खुशी मनाने का नहीं है। ये देश में बेरोजगारी का जो महामारी है, राहुल जी ने जो कहा, हमको उसके ऊपर काम करना है, कैसे बेरोजगारी से छुटकारा मिले नौजवानों को। हमको यादव के समर्थन के बावजूद अगर बीमा भारती वो सीट नहीं निकाल पाई, तो नाक की सवाल तो आपके लिए भी हो गया ना। आपको समर्थन दे रहे हैं ना पप्पू यादव? कल राहुल गांधी ने क्या कहा? कल राहुल गांधी ने जब सोशल मीडिया में स्मृति ईरानी जी को ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि 1 साल पहले वो राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहा था, जब वो मकान खाली कर रहे थे, सरकारी मकान, बेबुनियाद आरोप लगाया गया, कोर्ट में उसका कोई सबूत मिला नहीं, कोई ठोस कदम कोर्ट ने लिया नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाया था। तो राहुल गांधी जी ने आगे आया और उन्होंने मोहब्बत बांटा,
वो बोला लोगों को भाई ऐसा मत करो, चुनाव में हार जीत होते रहता है। कितना महान काम किया राहुल गांधी ने विपक्ष का नेता को। इससे तो सबक मोदी जी को लेना है, जो सत्ता पक्ष में नेतृत्व कर रहे हैं, जो विपक्ष का नेता का। चलिए ठीक है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और इन 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जो जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, लगातार हम आपको सबसे पहले न्यूज 24 पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में इंडिया का दबदबा देखने को मिल रहा है। 13 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। और एनडीए की बात करें तो 13 में से सिर्फ 2 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे दिख रहा है। 7 राज्यों की ये 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव पर सभी की नजर, रुझान लगातार आ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में इंडिया का डंका यहां बजता हुआ नजर आ रहा है। 11 सीटों पर, 13 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं एनडीए महज 2 सीटों पर फिलहाल आगे यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 13 में से 11 सीटों पर इंडिया का दबदबा, इंडिया का यहां डंका बजता नजर आ रहा है। ये कुल 13 सीटें थी और इनमें आप देखिए किस तरह से 11 सीटों पर लगातार इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की रुपौली सीट पर बड़ा खेला हो सकता है। जो रुझान सामने आ रहे हैं, यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 1036 वोट से आगे हो गए हैं। आरजेडी की बीमा भारती 15,000 वोटों से पीछे, वहीं जेडीयू के कलाधर मंडल पीछे हो गए हैं क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 1036 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आप यहां पर कुछ भी यहां पर उलटफेर हो सकता है, कभी भी यहां पर कुछ भी तस्वीर बदल सकती है। तो बिहार की एकमात्र रुपौली सीट जिस पर उपचुनाव हुए और आज नतीजों पर सबकी नजर, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, अलग ही तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी 1036 वोटों से आगे और आरजेडी की बीमा भारती 15,000 वोटों से पिछड़ी हुई है, लगातार तीसरे नंबर पर। और रुपौली से मेरे सहयोगी प्रिंस गुप्ता बने हुए हैं। चलिए मैं प्रिंस का रुख करूंगी। लगातार सुबह से नजर वो बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा यहां सवाल खड़ा हो रहा है। आरजेडी पिछड़ गई है, यहां निर्दलीय प्रत्याशी एक बार फिर से किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आए। 1036 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं ये निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह और बीमा भारती का 15,000 वोटों से पिछड़ना। रुपौली से मेरे सहयोगी प्रिंस जुड़ रहे हैं। प्रिंस, जरा थोड़ी तस्वीर समझाइए। यहां निर्दलीय प्रत्याशी 1036 वोटों से आगे। प्रिंस चेक कीजिए, कुछ आपके ऑडियो में लगता है प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पहुंच पा रही है आपकी आवाज। चलिए इस बीच मैं आपको बता दूं, देखिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शर्मा लगातार उपचुनाव को लेकर चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। अबू शर्मा आपको कांग्रेस की तरफ से नजर आ रहे हैं और ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें मेरे सहयोगी आपके सामने रख रहे हैं। चंडीगढ़ से आप इस वक्त देख सकते हैं, मेरे सहयोगी हैं अमित पांडे, विशाल इंग्रीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमाचल की तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं। भोपाल, क्योंकि मध्य प्रदेश की इकलौती एक सीट अमरवाड़ा, उस पर नजर बनाए हुए हैं, उसकी तस्वीर सामने रख रहे हैं। तो देखिए यहां पर, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो तस्वीर है वो बिहार से नजर आ रही है। एकमात्र रुपौली सीट जिसमें अब तक जेडीयू प्रत्याशी आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे थे, निर्दलीय प्रत्याशी अब यहां पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये शंकर सिंह, 1036 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो क्या जेडीयू को भी यहां पर पिछाड़ देंगे, ये एक बड़ा सवाल। विजय शर्मा, क्या तस्वीर कुछ बदलेगी क्या? अब तो जेडीयू प्रत्याशी जिसको लेकर अभी आप कह रहे थे कि यहां पर आपका सहयोगी दल जीत दर्ज कर देगा, अब तो वो भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे आपकी मैं स्क्रीन पे देख पा रहा था, वो काफी वोटों से आगे थे, तो उस आधार पे मैंने बोला था। तो अभी आपने देखा है कि आप दिखा रहे हो कि 1000 वोटों से, कुछ 1036 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो जनता का मैंडेट है। जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है वो थोड़ी देर में अभी आ जाएगा सामने, आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद में विश्लेषण होगा, जीतेंगे तो भी विश्लेषण करेंगे। चल क्या रहा है? पूर्णिया की जनता आखिर क्या मैसेज देना चाह रही है? वहां लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को जिता देती है, अब उपचुनाव में भी लगभग वही तस्वीर हम देख रहे हैं। ना यहाँ पर आपका गठबंधन चाहिए, ना आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन।
देखिए पूर्ण इसमें जो वहां की जनता है उसने एक साफ चीज कह दी है कि इंडिया गठबंधन को नकार दिया है। किस तरह से तीसरे नंबर पे आप दिखा रहे हो, और वहां भी आपने देखा होगा किस तरह से पप्पू यादव जी जीते थे वहां पे। तो कम से कम MY जो इनका था वो खत्म कर दिया है। इंडिया गठबंधन एक सिर्फ बिहार में ही था, सीट आपके हाथ से भी निकलती नजर आ रही है। हालांकि अब आगे क्या हो, लेकिन फिलहाल का रुझान तो यही कह रहा है विजय जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को कैसे नकार सकता हूँ। हम है, लेकिन हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं, हम उसमें बने हुए हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। ये तो कहीं संघर्ष में ही नहीं है, 15,000 वोटों से पीछे है। तो आप मतदाता का देखिए ना, ठीक है, एक वोट का भी हार जीत का होता है, लेकिन हम टक्कर में तो है, संघर्ष में तो है, हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। कोई जनता ने क्या दिया, क्या मतपत्र क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आपकी सहयोगी दल का गढ़ और संघर्ष में आ गए अब आप। नहीं, संघर्ष में तो क्या, लोकसभा में भी हम नहीं जीत पाए थे। यहाँ पे लोकसभा में भी पप्पू यादव जीते थे, यहाँ पे पूर्णिया में। तो पूर्णिया में तो देखना होगा, विश्लेषण करना होगा, बैठेंगे सहयोगी दलों क्या के साथ। मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अबू जी? यहाँ की जनता ना आपके साथ नजर आती है, ना एनडीए के साथ नजर आती है। नहीं, विजय जी तो बोल रहा था जो इंडिया के साथ नहीं है वहां का जनता। नतीजा कुछ अलग है, लेकिन विजय जी बोल रहे इंडिया के साथ नहीं है। अरे विजय जी, ये दूसरे के ऊपर आरोप करना छोड़ो ना साहब, क्या फायदा होता है? आपका उत्तर प्रदेश में हारने के बाद जो मंथन हो रहा है, उस मंथन से थोड़ा शिक्षा लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता को। उस मंथन में ऐसा मैसेज तो आपके लिए भी बहुत स्ट्रांग है। और देखिए, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में हालांकि इंडिया का डंका जरूर बजता दिख रहा है, लेकिन बिहार की सीट को हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की एकमात्र रुपौली सीट, यहां पर बड़ा खेला हो सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 1036 वोटों से आगे शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी। क्या मायने प्रिंस इसके? हाँ, देखिए, जिस तरीके से बार बार इस बात की चर्चा हो रही थी कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे होंगे, खैर वो तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मामला शुरू से त्रिकोणीय रहा था और शंकर सिंह शुरू से बढ़त बनाए हुए हैं। और ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको प्रिंस। इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ गए हैं, निर्दलीय सांसद। हाल ही में बड़ी जीत उन्होंने पूर्णिया से दर्ज की, लेकिन पप्पू यादव जी, ये उपचुनाव में क्या हो गया? बीमा भारती 15,000 वोटों से पीछे, आपका समर्थन भी उनके साथ, वो भी काम नहीं किया। देखिए, एक बात समझिए, पहले तो नरेंद्र मोदी छोड़ के सभी लोग चले गए रुपौली। बाय इलेक्शन में कोई केंद्रीय मिनिस्टर, CM या डिप्टी CM बाकी नहीं रहे जो 2 दिन ना गए हों। सारे मिनिस्टर को वहां लगा दिया गया, कैंप करवा दिया गया। बाय इलेक्शन का मतलब ही होता है, अब बंगाल में सब सीट TMC जीत रही, हिमाचल में भी सरकार की जीत हो रही, जहां भी बाय इलेक्शन होता है वह गवर्नमेंट की होती है। एक दूसरी चीज, बीमा जी को अकेले जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, छोड़ा गया, ना मालिक को बोला गया, ना कांग्रेस को बोला गया, ना CPI CPM को बोला गया, और 1 घंटे के लिए आप एक दिन जाते हैं, 1 घंटे के लिए, मात्र 1 घंटे के लिए लास्ट दिन जाते हैं और आप औपचारिकता निभाते हैं, राजा की तरफ फरमान जारी करते हैं। गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई मतलब नहीं है, गठबंधन अप्रोच नहीं करते हैं आप। और कभी हम तो एज ए ह्यूमन बीइंग, वो जो क्षेत्र है वो अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ा का क्षेत्र है। आजाद हिंदुस्तान के बाद बीमा जी तो निर्दलीय भी वहाँ चुनाव जीती। गंगोत्री समाज के वोट का बंटवारा बहुत भयंकर हुआ, दोनों गंगोत्री समाज से थे और दोनों में वोट का बंटवारा हो जाना। एक दूसरी चीज, पप्पू यादव एज ए मोरल, जो हमारा वो जो सीमांचल और कोसी का इलाका है, वो इलाका है गरीबों का, दलितों का, अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों का। तो जो मेरे लिए मेरा मैटर नहीं है, पप्पू यादव पर जो है वो आम आदमी और गरीबों का अधिकार है। मेरे फैमिली से ज्यादा गरीबों का और आम आदमी का अधिकार है, और मैं उसी रूप में काम भी करता हूँ। मेरा मोरल सपोर्ट और व्यक्तिगत पारिवारिक सपोर्ट बीमा जी के साथ था, है, रहेगा। मेरे लिए मेरा मैटर ही नहीं है, मेरी राजनीति का नहीं है, और ना मुझसे ना राजद के लोगों ने, नेतृत्व ने कहा कि आप आइए या जाइए।
एज ए लेकिन ह्यूमन पप्पू बीइंग यादव मैंने जी, खबरें मेरा तो कुछ और पूरा निकल के समर्थन। आ रही हैं। विरोधी कह रहे हैं कि आपका समर्थन था गुपचुप तरीके से ही निर्दलीय को। मैं तो मैं किसका गुपचुप समर्थन था भैया? कोई जैसे कैंची छाप मेरी थी, कैंची छाप के कारण कंफ्यूजन में कुछ वोट उनको भी, पप्पू यादव का कैंची छाप है, लोगों ने वोट माइनॉरिटीज के लगभग 30% वोट निर्दलीय को चला गया। तो वो निर्दलीय और जदयू के बीच में चीजें चली गई। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एनडीए का वोट है वो जदयू को नहीं मिला, एकदम एक भी वोट नहीं मिला। किसी भी बाबू साहब के बूथ पर एनडीए को वोट नहीं मिला, कलाधर मंडल जी को वोट नहीं मिला, 10 वोट भी नहीं मिला। तो वो आप ये सोचिए ना कि इतने मंत्री और सबको लगाने के बावजूद आप सारे लीडरशिप को लगाए, जितने मंत्री थे लगाए, और आपने 10 वोट नहीं दिला पाए आप अपने बाबू साहब के वोट पे जगह पर। तो आप इसको सोचिए कि एनडीए के वोट का क्या मतलब है। आप तो अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति के वोट में बंटवारा के कारण लेकिन यहाँ पर पप्पू यादव जी, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पूर्णिया की जनता क्या चाहती है? क्या यहाँ से मैसेज देने की कोशिश लोकसभा चुनाव में मेन पार्टियां उनको, मेन जो गठबंधन में है उनको नकार देती है, निर्दलीय के तौर पर आपको जिता देती है। पूर्णिया की जनता के बारे में जानिए। पहले निर्दलीय बीमा जी लड़ी थी, 20 सालों से लगातार जदयू थे, काम इन्होंने नहीं की। वहाँ के जो लोकल एमएलए एमपी मंत्री हैं वो राजनीति में रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, ठेकेदारी करने में लगे रहते हैं, आम लोगों से मतलब नहीं है। कोसी सीमांचल में जदयू का जितना एमपी एमएलए मंत्री संत्री है सब ठेकेदारी पट्टेदारी में लगे रहते हैं, कोई पब्लिक कंसर्न से मतलब नहीं है। और दिक्कत क्या है इस बात को समझिए मैम कि, और जो राजद नेतृत्व कर रहा है गठबंधन का, उन्हें कोई लेना देना, वो राजा बने हैं। उनको लगता है कि फरमान देंगे यादव का मुसलमान का वोट एक हो जाएगा, वो फरमान दे करके राजनीति करना चाहते हैं। वो अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जातियों को कैसे अटैच करेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे, इस पर उनकी गंभीरता है ही नहीं। और नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ी जाति पर फोकस करते हैं, कर पाते हैं, लेकिन वो पकड़ उनकी खत्म हो गई। अब जो एनडीए का वोटर है, बीजेपी का वोटर है, वो वोटर जो है वो नीतीश कुमार जी के पक्ष में और अरे जो वोटर आपके पक्ष में था वो भी तो आपके समर्थन वाले कैंडिडेट को नहीं दे रहा ना वोट। मेरे पक्ष में था ना। व्यक्तिगत तौर पर एनडीए का जो वोटर है 10%, 30%, 40% एज ए मैन पप्पू यादव के साथ रहता है बिना कास्ट क्रीड के। लेकिन जब एनडीए और आरजेडी की बारी आती है, नीतीश कुमार जी की बारी आती है और लालू यादव जी की बारी आती है, तो जो हार्डकोर वोट है एनडीए का, वो वोट नीतीश कुमार और लालू यादव से पिछड़ जाता है, वो डाइवर्सिटी में जाता है। और यही देखने को मिला है रुपौली में भी, अन्य जगहों पर भी। तो भाई नाक का सवाल तो आपके लिए भी था ना। पहले आप निर्दलीय के लिए अपील कर रहे थे वहां की जनता को, बाद में बीमा भारती को आपने समर्थन दे दिया। तो क्या बीमा भारती जी को समर्थन देना, जहां कांग्रेस थी वहां मेरा क्या मोरल सपोर्ट नहीं बनता? हम क्या करते हैं, हम नाच करते हैं, बिना बुलाए भी मेहमान बनते। जब आपने माले के लीडर को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, मेरा तो समर्थन, हार जीत तो अपने जगह पर है, लेकिन मेरी जो आइडियोलॉजी है उसको मैं क्या करूं, कोटी के कना पर जीवन में रख दूं? तो मजबूरी थी बीमा भारती को समर्थन देना पप्पू यादव जी। जी तो यानी मजबूरी थी आपके लिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ आप हैं। अब कांग्रेस जिसको सपोर्ट करेगी आपको भी देना पड़ेगा वो सपोर्ट। मजबूरी होती तो हम मधेपुरा लड़ गए होते और सुपौल बेटा लड़ गया होता, टिकट मिल गई थी मैडम। आज मैं खुल के कह रहा हूं, मजबूरी नहीं होती तब हम इंडिपेंडेंट नहीं लड़ने जाते। मेरा सपोर्ट बीमा जी के साथ एज ए कांग्रेस भी और एज ए जो सामाजिक व्यवस्था है वहां का जो आधार है, उसमें मुझे पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जी की का जो मोरल सपोर्ट पप्पू यादव को रहता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक, वो भूल के रहता है। इसीलिए मेरा दायित्व था वहां अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ों के साथ खड़ा होना। बस मैं इतना जानता हूं। तो पप्पू यादव जी, अब यहाँ पर 15,000 वोटों से तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है बीमा भारती। मैं एक बात आपको बता दूं। हाँ। वो एक अलग पार्ट है। मैंने पहले भी कहा कि राजद के कैंडिडेट, राजद के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। बीमा जी
का इस्तेमाल किए और गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ वो नहीं चलते, ना वो माले को बुलाते। हम तो कहीं है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में, ना माले ना सीपीआई ना सीपीएम ना किसी को। तो ये जो परिस्थितियां, इसको समझिए, आगे भी 3 विधानसभा है, इनको समझना पड़ेगा। ये अकेले एक दिन जाके हेलीकॉप्टर से या बाय रोड आप खींच तो नहीं निकल रही लोकसभा चुनाव की, महागठबंधन में कहीं आपकी खींच नाराजगी तो नहीं है? सामाजिक समीकरण व्यवस्था जरूरी है भाई। महागठबंधन ने अगर अपने प्रत्याशी पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आरजेडी जितनी जिम्मेदार है तो कांग्रेस भी तो उतनी जिम्मेदार हुई ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कांग्रेस का नाम कोई। आप पूछिएगा ना, गजब बात आप करते हैं। कांग्रेस से कहिएगा ना कि आप चलिए, आप वहां पर देखिए लीडरशिप को। ये नरेंद्र मोदी छोड़ के नीतीश कुमार जी, चिराग जी, मांझी जी, ललन बाबू, संजय बाबू, दोनों डिप्टी सीएम, सब लोग कैंप किए। और आप बुलाइएगा ना, बारे बार आप बुलाइए। पप्पू यादव को तो एक बार आप बुलाना। आप जब गए तो आपने कहा ही नहीं कि पप्पू यादव को आप आइए। हम तो बैठे थे पूर्णिया में। तो इनको तो हमसे तो चलिए दूध और मांस का बातर का स्थिति है, हमारी चिंता छोड़िए, आप अपना कोऑर्डिनेशन तो करिए। आप करेंगे नहीं। हम तो इतने गाली गलौज के बावजूद व्यक्तिगत रिश्ता नहीं हमारे लिए। मैंने पहले भी कहा कि गरीब और आम आदमी मेरे लिए पहला है और मुझ पर पहला अधिकार है और वो रहेगा। ठीक है पप्पू यादव जी, बहुत 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 शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रुपौली सीट पर क्या कुछ होता है इसी पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका हम रुख कर रहे हैं। हिमाचल की 2 सीटों का परिणाम सामने आ गया है। हिमाचल की 2 सीटों पर देहरा सीट से सीएम सुक्खू की पत्नी ने जीत दर्ज कर ली है और वहीं हमीरपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, अबू शर्मा। फिलहाल तो एक सीट यहां बीजेपी के खाते में और एक आपके खाते में जाती दिखी। जनता जिसको जिताया, शुभकामना है हमको, चाहे वो बीजेपी का उम्मीदवार भी हो। हम लोग नफरत का राजनीति नहीं करते हैं, तो हम मोहब्बत का राजनीति करते हैं। तो ठीक है, जनता का निर्देश है, जनता का आदेश है, वो हम लेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल चर्चा करें, पूरा जितना हुआ उपचुनाव, तो उसमें भारी तादाद पर वो पीछे है एनडीए। अब एनडीए को मंथन करना है, उसका मंथन वो कैसे करे। चुनावी नतीजा के बाद से कुछ परिवर्तन तो दिखा नहीं, और शायद